300 करोड़ रुपए के घोटाले का अकाली दल ने लगाया आरोप। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की पुरुष युगल जोड़ी ने रचा इतिहास। सात्विक और चिराग की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंची। पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल में एचएस प्रणॉय ने किया निराश। नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 अगस्त को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 28 अगस्त को भुज में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री भुज में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। भारत में सुजुकी के 40 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री शाम करीब 5 बजे गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री भारत में सुजुकी समूह की 2 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाई और हरियाणा के खरखोदा में मारुति सुजुकी की आगामी वाहन निर्माण इकाई, गुजरात के हंसलपुर में सुजुकी मोटर गुजरात इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना लगभग 7,300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ की जाएगी, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरी बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे में साबरमती नदी पर बने अटल ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अगस्त को गुजरात के अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। देखते हैं उसकी एक झलक। अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को कच्छ जाएंगे। पीएम मोदी वहां कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इनमें भुज जिले में स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री द्वारा परिकल्पित यह स्मृति वन अपनी तरह की एक अनूठी पहल है। इसे लगभग 470 एकड़ के क्षेत्रों में बनाया गया है। ये 2001 के भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लगभग 13,000 लोगों की मौत के बाद यहाँ के लोगों द्वारा दिखाई गई दृढ़ता की अदम्य भावना को दर्शाने के लिए बनाया गया। इस स्मारक में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने भूकंप के दौरान अपनी जान गंवाई थी। एक स्मृतिवन अर्थवेक के बाद यहाँ जो लोग मृत्यु जिसके हुए थे उसकी याद में एक भव्य तो भव्य यहाँ स्मृतिवन का एक निर्माण हो रहा है पर्यटकों के लिए। और इन लोगों की याद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है और कुल मिला के वहाँ पे अलग अलग कार्यों के माध्यम से वहाँ पूरे स्मृतिवन को वहाँ जोड़ा गया है। और आने वाले समय में कच्छ का एक पर्यटक बड़ा स्थल भी बनेगा। प्रधानमंत्री सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन भी करेंगे। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किलोमीटर है। इसे लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह है।
कच्छ का किसान मेहनती किसान है, कच्छ का किसान मेहनत का काम करके अपना गुजरान चलाता है, उसको जब मीठा पानी मिलेगा तो जो कई सालों की एक जो आस है वो पूर्ण हो रही है। और किसका किसान माननीय मोदी साहब का धन्यवाद करने के लिए, माननीय मोदी साहब को साधुवाद देने के लिए और अभिवादन करने के लिए 28 तारीख को किसान भी आने वाले, बहुत संख्या में, बड़ी संख्या में लोग आएंगे और जुड़ेंगे और मोदी साहब का आभार व्यक्त करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। मॉनसून में गर्मी से राहत तो मिलती है, पर इस दौरान बीमारी की संभावना भी बढ़ जाती है। बरसात में असुरक्षित भोजन खाने की वजह से खाद्य जनित बीमारियों की संभावना बढ़ सकती है। कुछ अहम चीजें जिनसे हम सुरक्षित रह सकते हैं। खाना पकाने से पहले बाजार से खरीदी गई सभी चीजों को ठीक से धो लें। अपनी और आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखें। सिर्फ साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। ताजा खाना ही खाएं और उतना ही बनाएं जितनी आवश्यकता हो। बचे हुए खाने को ठंडा होते ही फ्रिज में रख दें ताकि खाने में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विकास न हो। और जब खाएं तो उसे अच्छी तरह गर्म करके खाएं। जल्दी खराब होने वाली चीजें जैसे दूध, दही को तुरंत फ्रिज में रखें। अपने खाने में ताजी और स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल करें। काली मिर्च, लहसुन, अदरक, जीरा, धनिया, हल्दी भी शामिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस को अलविदा कह दिया है। पिछले कुछ दिनों से पार्टी से नाराज चल रहे आज़ाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते रहे हैं। पूर्व में वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। आज़ाद ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंपा है। उन्होंने सोनिया गांधी को 5 पेज की लंबी चिट्ठी भी लिखी। आज़ाद ने चिट्ठी में लिखा कि मैंने भारी मन से कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया है। आज़ाद ने लिखा, बहुत खेद के साथ मैंने कांग्रेस से अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ने का फैसला किया। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने पार्टी चलाने वाली मंडली के संरक्षण में इच्छा शक्ति और क्षमता खो दी है। भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने से पहले नेतृत्व को कांग्रेस जोड़ो यात्रा शुरू करनी चाहिए थी। गुलाम नबी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष पर निशाना साधते हुए लिखा है कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष बनने के बाद सलाह मशविरे की प्रक्रिया खत्म हो गई है। वरिष्ठ नेताओं को किनारे लगा दिया गया है और अब पार्टी में अनुभवहीन चाटुकारों ने कमान संभाल रखी है। गुलाम नबी ने पत्र में आगे लिखा, अध्यादेश फाड़ना राहुल गांधी की बड़ी अपरिपक्वता थी। राहुल गांधी का ये कदम बचकाना था। 2019 में इस्तीफे के बाद राहुल ने वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया। यूपीए सरकार का रिमोट कंट्रोल मॉडल कांग्रेस में लागू हो चुका है। अब राहुल गांधी के पीए और सुरक्षा कर्मी फैसला ले रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर में प्रचार कमेटी का चेयरमैन बनाए जाने के मात्र 2 घंटे बाद ही पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा कहा जाता है कि आज़ाद कमेटियों के गठन को लेकर खुश नहीं थे। उनका कहना था कि कमेटियां बनाते समय उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। गुलाम नबी आज़ाद लंबे वक्त से कांग्रेस से नाराज थे। वे कांग्रेस के नाराज नेताओं के G23 गुट में भी शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग करता रहा है।
इससे पहले कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। और गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई से 5 और वरिष्ठ नेताओं ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। राज्य के पूर्व विधायक, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष GM सरूरी, पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व उपाध्यक्ष हाजी अब्दुल राशिद, पूर्व विधायक और युवा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अमीन भट्ट, पूर्व विधायक और अनंतनाग कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गुलजार अहमद वानी और पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस ST सेल के अध्यक्ष चौधरी मोहम्मद अकरम ने गुलाम नबी आज़ाद के समर्थन में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष GM सरूरी ने इस फैसले की जानकारी दी। फैसला आज़ाद साहब ने लिया है, हम उसको लब्बैक कहते हैं और हमने उनकी दिशा में और उनकी सपोर्ट में 5 के 5 MLAs ने, एक्स मिनिस्टर्स ने रिजिग्नेशन दिया है, जिसकी कॉपी आप सबको हम पेश करते हैं। गुलाम नबी आज़ाद के कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि बहुत आहत हुए होंगे, इस स्थिति को आने से बचाया जा सकता था। जाहिर है वो बहुत आहत हुए होंगे, उनको चोट भी पहुंची। ये स्थिति आने से बचाई जा सकती थी, ये बात समय समय पर कही भी गई। हम निरंतर कमज़ोर होते जा रहे हैं। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद और मेरे लिखे गए इस्तीफे पत्र में काफ़ी समानता है। सबको पता है कि राहुल गांधी अपरिपक्व और अप्रत्याशित नेता हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने अब तक बस अपने बेटे को ही आगे बढ़ाने का काम किया है, जो अब तक विफल रहा है। इस वजह से जो नेता पार्टी के लिए वफादार थे, वे पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट और श्रीमती सोनिया गांधी is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है, इसलिए राहुल गांधी का साथ जब भारत का लोग कंपेयर करता है, बीजेपी का लीडर्स लोग माइल्स अहेड हो जाता है, तो इसीलिए वो तो बीजेपी के लिए सूट करता है। लेकिन कांग्रेस में आज जो आज़ाद साहब जो चिट्ठी लिखा है, वही चिट्ठी में 2015 में लिखा था। वहीं कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और सोच बदल गई है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी गलत निर्णय ले रहे हैं। पार्टी अपनी आइडियोलॉजी से पूर्ण रूप से भटक गई है। कांग्रेस पार्टी अब वो नेहरू और इंदिरा और राजीव जी वाली पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस पार्टी में कुछ चंद लोग गलत फैसले करवाई जा रहे हैं, राहुल जी गलत फैसले करते जा रहे हैं। अगर बार बार अच्छे नेता कोई पार्टी छोड़ते हैं, इसका मतलब वो नेता छोड़ने वालों में डिफेक्ट नहीं है, पार्टी में डिफेक्ट है। अब आज गुलाम नबी आज़ाद साहब छोड़ गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले छोड़ गए थे, मैं छोड़ गया, RPN सिंह जी छोड़ गए, जतिन प्रसाद जी छोड़ गए, कल जयवीर शेरगिल जी छोड़ गए। तो इसका हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने खून से पसीने से कांग्रेस को सींचा। अगर हम लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब यही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी इज फिनिश्ड। और मैं अगर ये कहूँ कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन पे और सुसाइडल मोड पे कांग्रेस पार्टी, तो बात गलत नहीं होगी। देखिए, ये मानसिकता गलत है। मैं राहुल जी को मेरा सुझाव है कि इस तरीके की मानसिकता बदलनी चाहिए, ईगो छोड़नी चाहिए। और क्योंकि नेताओं से पार्टी होती है, पार्टी से नेता नहीं होते हैं। और चाहे वो कार्यकर्ता और नेता है जो पार्टी को बनाते हैं, अगर कार्यकर्ता और नेताओं को इस तरीके से कहेंगे, अपमान करके चाहता है जाए, तो उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टर गोमेना लॉरेंस टेक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान भारत तंजानिया के बीच रक्षा संबंधों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि दोनों देश रक्षा समझौते से लाभ उठा सकते हैं। India and Tanzania have good and cordial relations with defense cooperation as a strong and important pillar. There is a broad consensus on both sides on further strengthening the bilateral defense cooperation.
The decision to have an institutionalized mechanism to enhance defense cooperation between both the countries is indicative of the seriousness that both of us have attached to defense cooperation. Conduct of the first joint defense cooperation meeting in January last year enabled both countries to identify areas of mutual interest to further defense cooperation. नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज प्रगति मैदान में खनिज और धातु क्षेत्र के संसाधन और उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था पर एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये खनिज और धातु के उद्योग में नवाचारों और विचारों के लिए इस पेशे से जुड़े लोगों के लिए एक वैश्विक मंच है। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। इसी कड़ी में अब हम दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। India has changed tremendously. We are the world's 7th largest economy. On a per capita basis, the world's 3rd largest economy. The world's 2nd largest populated nation. And that brings along with it tremendous demands for production and consumption. India produces today 95 minerals. 4 are fuel related, 10 are metallic minerals, 23 are non-metallic, 3 atomic minerals, and 55 minor minerals. राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सुविधाओं और चीज़ों की घोषणा के खिलाफ दायर याचिका पर चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच ने मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच को रेफर करने का आदेश दिया है। सीजेआई ने कहा कि मामले की जटिलता को देखते हुए ये बेहतर होगा कि 3 जजों की बेंच सुने। नई बेंच तय करेगी कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की क्या सीमा हो सकती है, क्या अदालत इस मामले में पार्टियों को आदेश दे सकती है, मामले में किस तरह की समिति का गठन किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि क्या 2013 के सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु में दिए गए फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता पर फैसला होने वाला है। बंद लिफाफे में चुनाव आयोग ने जो राय भेजी है उसने हेमंत सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। खबर यह है, चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की सदस्यता को रद्द करने की सिफारिश कर दी है। चुनाव आयोग की सिफारिश पर आखिरी फैसला राज्यपाल को लेना है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूपीए विधायकों के साथ एक बैठक की। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता का मामला खनन का पट्टा और शेल कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी से जुड़ा है। बीजेपी के नेताओं ने 11 फरवरी को सोरेन के खिलाफ राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सीएम पद पर रहते हुए सोरेन ने अपने नाम खदान आवंटित की थी। इसके साथ ही इस ज्ञापन में सोरेन परिवार पर छद्म कंपनी में निवेश कर संपत्ति अर्जित करने का भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी की ओर से लगाए गए इन आरोपों के बाद राज्यपाल ने निर्वाचन आयोग को जांच करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। भाजपा सांसद संजय सेठ ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की निंदा करते हुए कहा कि सोरेन ने संवैधानिक पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया है। मुख्यमंत्री जी पूरी तरह, ऐसे आप देखो तो पूरी तरह दोषी पाए गए। पूरी तरह देखिए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए अगर लीज माइंस अपने नाम कराना, अपनी पत्नी के नाम करना, परिवार के नाम कराना, ये तो संविधान का धज्जी उड़ती है ना। हम जब शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि संविधान की रक्षा, संविधान के तहत काम करना, हम उससे दायरे से बाहर जाएं, हम लाभ का पद ले लें, हम मुख्यमंत्री भी रहें और लीज भी ले लें और माइंस भी ले लें, सब कुछ लें, ये तो गलत है। हरियाणा की बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत के मामले में पुलिस ने नया खुलासा किया है। गोवा के आईजीपी ओमवीर सिंह बिश्नोई ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पता लगा है कि कथित आरोपी सुधीर सांगवान और उसका साथी सुखविंदर सिंह मृतका के साथ एक क्लब में उन्होंने पार्टी की और पीड़िता को आरोपियों ने कुछ जबरन पिलाया। उन्होंने बताया कि जब सुखविंदर और सुधीर के सामने ये रखा गया तब उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया है और आरोपियों को धारा 302 और 34 के तहत गिरफ्तार किया है। जो सीसीटीवी फुटेज करली क्लब से लिए गए, उनके आधार पर देखा गया कि एलिज्ड सुधीर सांगवान
और उसका एसोसिएट सुखविंदर सिंह डिसीज्ड के साथ में क्लब में पार्टिंग कर रहे हैं और एक वीडियो से जाहिर होता है कि उसको एक सब्सटेंस फोर्सफुली विक्टिम को वन ऑफ द एक्यूज पिला रहा है। जब उसको इस तथ्य से कन्फ्रंट कराया गया तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार देश में असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए विशेष कार्य कर रही है। जल्द ही इन गैर संगठित कामगारों को कर्मचारी राज्य निगम के अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिल सकेगी। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि स्वास्थ्य से समृद्धि योजना के तहत हम श्रमिकों को आर्थिक सहायता के साथ साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक इस देश के जो गरीब वर्ग है, जिसको हमने अपने पूरे प्रेजेंटेशन में नाम दिया स्वास्थ्य से समृद्धि, ये उन्हीं लक्ष्यों और उसी नोटिंग की ओर हम लोगों ने जाने का काम किया है। और मुझे ये खुशी है कि हम सभी राज्य मंत्रियों ने ये भी तय किया कि इस पर जो सजेशन आए हैं उसके बेस पर हम एक वर्किंग सजेशन का पेपर भी सर्कुलेट करेंगे और आप सबके सहयोग से इस स्कीम को मजबूत बना के देश के असंगठित क्षेत्र के कार्यबल को न केवल ऊंचा उठाएंगे, उनके योगदान से भारत को भी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएंगे। रोजगार सृजन के ताज़ा आंकड़े जारी किए गए हैं। जून 2022 में 18.36 लाख नए लोग श्रम शक्ति में शामिल हुए। करीब 10.54 लाख नए लोग ईपीएफ अधिनियम में शामिल हुए। श्रम शक्ति में मई के मुकाबले 9.21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 22 से 25 वर्ष की आयु सीमा वाले 4.72 लाख लोगों को रोजगार मिला है। नौकरियां देने वाले राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात अग्रणी है। अच्छी खबर ये भी है कि अप्रैल-जून तिमाही में रोजगार सृजन का आंकड़ा 40% बढ़ा है, लेकिन 90% रोजगार असंगठित क्षेत्र में दिया गया है। जनवरी से अब तक गूगल ने अपने प्ले स्टोर से 2000 से ज़्यादा लोन ऐप्स को हटा दिया है। आरबीआई के मुताबिक बीते साल तक ऐसे 1100 लोन ऐप्स काम कर रहे थे जो कम आमदनी वाले लोगों को ऊंचे दामों पर 2000 से 10,000 रुपये तक का लोन मुहैया करा रहे थे। इनमें से 600 गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे और 300 के खिलाफ ईडी की जांच जारी है। इन ऐप्स पर कभी कभी 50% की ब्याज पर लोन ऑफर किया जाता था। आरबीआई गवर्नर इन ऐप्स पर अपनी नाराजगी कई बार सार्वजनिक तौर पर जता चुके हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा नेता बन गए हैं। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज़ जैसे नेताओं को पछाड़ने का ये स्थान बनाया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जारी वैश्विक अनुमोदन रेटिंग के मुताबिक पीएम मोदी को देश भर के 75% लोगों ने पसंद किया है। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस विश्व के राजनेताओं की स्वीकृत रेटिंग बताने वाली संस्था है जो दुनिया के 22 देशों में हर सप्ताह राजनेताओं की वास्तविक समय में राजनीतिक साख के बारे में सूक्ष्मता से जानकारी देती है। आगे बढ़ेंगे। जापान में चल रही विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष एकल वर्ग में भारत के एचएस प्रणॉय को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के हाओ जुन पेंग के खिलाफ हार झेलनी पड़ी। चीनी खिलाड़ी ने मुकाबले को 19-21, 21-6, 21-18 से शिकस्त दी। पुरुष युगल वर्ग में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जापान के ताकुरा होकी और युगो कोबायाशी की जोड़ी को बेहद कड़े मुकाबले में 24-22, 15-21, 21-14 से शिकस्त देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में जगह बनाने के साथ ही इन दोनों ने पुरुष युगल वर्ग में भारत का पहला मेडल पक्का किया, जो कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप के इतिहास में पुरुष युगल वर्ग में भारत का पहला पदक है। हालांकि ध्रुव कपिला और एमआर अर्जुन की जोड़ी को क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के मोहम्मद एहसान और हेंद्र सेत्यावान की जोड़ी से 21-8, 21-14 से हार मिली।
इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।